Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel. How to recover your website after a Google strike या फिर किसी भी ब्रॉडकोर अपडेट के अंदर अगर तुम्हारी वेबसाइट के ट्रैफिक के ऊपर एक मेजर इम्पैक्ट आया है तो हाउ विल यू रिकवर फ्रॉम इट। इस किस्म के बहुत से क्वेश्चंस आए हैं कमेंट्स के ऊपर रीसेंट गूगल मार्च 2023 की ब्रॉडकोर अपडेट के बाद भी कि लोग समझना चाहते हैं कि भाई अब क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से हम देखें कि कौन से पेजेस सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए हैं और उनके हवाले से करना क्या है। तो आज की वीडियो में उसी के से रिलेटेड बात करेंगे इन डिटेल कि किस तरीके से आपने एनालिसिस परफॉर्म करना है बाकी तमाम पेजेस का टू सी के इम्पैक्ट कितना और कौन से पेजेस पे आया और उसके बाद उन पेजेस का करना क्या है। तो कोशिश करना कि एंड तक वीडियो कवर कर लो और जो भी तुम इससे आउटकम निकालो उसको इम्प्लीमेंट ज़रूर करके देखो ताकि तुम्हारी वेबसाइट के ऊपर जो ट्रैफिक लॉस हुआ है उसके अंदर कुछ तो रिकवरी आए। भाई पहला पार्ट हमारी स्ट्रैटेजी का होगा एनालिसिस के अंदर हम देखेंगे कि हमारे कौन से आखिर वो पेजेस हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा हमें नुकसान दिया है इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक, जहाँ पे हम ट्रैफिक लूज़ कर रहे हैं और कौन से ऐसे पेज हैं जहाँ पे ट्रैफिक गेन कर रहे हैं। इसको देखने के लिए तुम अपने गूगल एनालिटिक्स के ऊपर जाओ और उसके अंदर सारे पेजेस को अपने सामने व्यू करके उनको कंपेयर कर लो प्रीवियस 30 डेज से या 60 डेज से, तो तुम्हें ट्रैफिक का पता चल जाएगा। चलो मैं स्क्रीन पे लेके चल के तुम्हें प्रैक्टिकली करके दिखा भी देता हूँ। मेन गूगल एनालिटिक्स की स्क्रीन के आने के बाद यहाँ पे आपने जाना है बिहेवियर्स के अंदर, फिर साइट कंटेंट के अंदर, देन ऑल पेजेस के अंदर। यहाँ पे आप आ जाएंगे तो आपके पास सारे पेजेस का डेटा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ तक आने के बाद सेकंड चीज़ आपने ये करनी है, यहाँ पे आके आपने लास्ट 30 डेज सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, और यहाँ पे कंपेयर विद लास्ट 30 डेज कर लें। तो अगर लास्ट 30 डेज़ का करंट ट्रैफिक उससे प्रीवियस मंथ के साथ यहाँ पे कंपेयर कर दिया जाए, फिर यहाँ पे नीचे जैसे ही आप जाएंगे ये पूरी लिस्ट आ जाएगी आपके पास जिसमें ये आपको दिखा रहा होगा कि भाई इस पेज के अंदर कितना डिफरेंस आया। आप देखें यहाँ पे जैसे मुझे पता चल रहा है फर्स्ट पेज के अंदर ही मेरे पेज व्यूज़ में -18% ट्रैफिक लूज़ किया है पहले पेज ने, फिर सेकंड पेज में 10% ट्रैफिक इंक्रीज़ हुआ है, सेकंड पेज में भी तकरीबन 18% ट्रैफिक लूज़ हुआ है, और फर्दर नीचे जाता हूँ तो एक में ट्रैफिक मेंटेन है 1% बल्कि ऊपर गया। इस तरीके से मैं सारे पेजेस को यहाँ से कंपेयर कर लूँगा। फर्दर आप चाहें तो इसकी एक CSV आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये CSV डाउनलोड करके बाद में आप फर्दर एनालिसिस खुद सुकून से कर सकते हैं। हाँ जी, अब तुम्हें पता चल गया है कि कौन से वो पेजेस हैं जो कि तुम्हारा ट्रैफिक लूज़ कर रहे हैं। अब इनके पेजेस के बारे में तुम क्या करोगे, इन पेजेस के अंदर तुम्हें एक लॉजिक या रिलेशन हंट करना है। मिसाल के तौर पे मैंने बताया था मेरी प्रीवियस वीडियो के अंदर कि मेरे केस स्टडी ब्लॉग के ऊपर जब इम्पैक्ट आया अपडेट का तो मैंने देखा कि कौन से ऐसे पेजेस हैं जो कि ट्रैफिक लूज़ कर रहे हैं और क्या इधर ऐसे कोई पेजेस हैं भी जो ट्रैफिक गेन कर रहे हैं। फिर मैंने एक रिलेशन, एक लॉजिक बिल्ड करना शुरू किया कि ऐसी क्या वजह है, कौन से मेरे पेजेस हैं जो ट्रैफिक लूज़ कर रहे हैं, क्या उनके अंदर कोई सिमिलैरिटी है, कोई सेंस बन रहा है इस बात का, क्या वजह है। तो मेरे लिए ये रीज़न निकल के आया कि वो तमाम पेजेस जो कि बहुत जेनेरिक कंटेंट के ऊपर थे और जो मेरी साइलो स्ट्रक्चर के से बाहर थे, मेरी इंटरनल लिंकिंग स्ट्रेटजी से और मेरी नीश रिसर्च से बाहर थे, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा मेजर मुझे बम्प मिला है, सबसे ज़्यादा मेजर मैंने लॉस किया है ट्रैफिक का। और वो टॉपिक्स जो कि बहुत नीश सेंट्रिक थे, माइक्रो नीश के ऊपर काम हुआ था, लंबी लंबी क्वेरीज थी ना, उनके ऊपर ट्रैफिक आ रहा था। तो इससे मैंने अपना एक ये एनालिसिस किया कि ठीक है, अब मुझे इस प्रोजेक्ट के ऊपर ज़्यादा उन टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना है जो कि माइक्रो नीश को कवर कर रहे हो और जेनेरिक टॉपिक से मुझे थोड़ा सा हाथ दूर रखना है। अच्छा, अब ये तो उस केस में था कि जब मुझे पता चल गया कि मेरा लॉजिक ये है, तो उसमें मैंने समझ लिया कि अच्छा मुझे स्ट्रैटेजी अपनी थोड़ी सी आगे ट्वीक करनी है। अब अगर ऐसा होता कि तुम्हारे केस में कि तुम्हारे पास जो टॉपिक्स हैं वो तुम्हारी नीश के अंदर भी हैं लेकिन स्टिल ट्रैफिक लूज़ कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे ये देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं ये देखता कि मैंने जो राइटिंग की है या करवाई है क्या उसके अंदर तो फॉल्ट नहीं है, क्या उसके अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लेंथ की ही हो, जैसे टॉपिक बहुत छोटा लिखा हुआ है ये भी प्रॉब्लम हो सकता है कि तुमने 400 वर्ड्स का टॉपिक लिखा हुआ है लेकिन तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स अब उस कीवर्ड के ऊपर 1600 वर्ड्स या फिर 2000 वर्ड्स तक के इन डिटेल टॉपिक्स लिख रहे हैं, क्योंकि उनको पता चल गया है भाई इस कीवर्ड के ऊपर टॉपिक पे अच्छा ट्रैफिक आ रहा है, तो इस वजह से वो तो हमें अब टफ टाइम दे रहे हैं। तो तब तो मुझे समझ में आता है कि तुमने लेंथ बढ़ाई और टफ कंपटीशन के अंदर तुमने फिर अपना एक फेयर चांस इम्प्लीमेंट किया। बट इन अ केस के जब तुम्हें लगता है कि यार
कीवर्ड टॉपिक लेंथ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है मेरे ट्रैफिक पे, फिर क्या वजह हो सकती है? फिर तुम देखोगे कि भाई क्या मेरा कंटेंट स्क्रैप कंटेंट तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कहीं से कॉपी पेस्ट हुआ है, या ऑल AI बेस्ड कंटेंट है ये, इसके अंदर कोई ह्यूमन टच नहीं है, या किसी भी किस्म का प्लेजरिज्म है, या इसके अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं जो कि पहले लोग इग्नोर कर रहे थे, लेकिन अब सेम कंटेंट जो कि मेरी ही लेंथ का है लेकिन उसके अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं है, वो ज़्यादा डिटेल ओरिएंटेड है, तो भी उसके ऊपर गूगल प्रेफरेंस देगा। देखो गूगल के पास अगर 2 पेजेस आए जिसमें से तुमने 500 वर्ड्स का कंटेंट लिखा है और तुम्हारे कॉम्पिटिटर ने भी, लेकिन तुमने 500 वर्ड्स के अंदर उसकी क्वेरी को कम्प्लीटली आंसर नहीं दिया, और या फिर वैल्यू प्रोवाइड की बहुत ज़्यादा नहीं प्रोवाइड की, और तुम्हारा कॉम्पिटिटर आया उसने 500 वर्ड्स ही लिखे लेकिन उसने हाई अथॉरिटी कंटेंट लिखा, बहुत ज़्यादा अच्छे से उसको वैल्यू प्रोवाइड की उस आंसर के लिए कि रीडर उससे सेटिस्फाई होके जा रहा है। तुम्हारे अपने पेज के ऊपर सेशन ड्यूरेशन 30 सेकंड्स है, लेकिन तुम्हारे कॉम्पिटिटर के पेज के ऊपर सेशन ड्यूरेशन 50 सेकंड्स है, 60 सेकंड्स है, 1 मिनट है, या मोर देन 1 मिनट है। अब इससे गूगल को सिग्नल क्या जा रहा है? भाई गूगल को इससे ये पता चल रहा है जो तुम्हारा कॉम्पिटिटर का कंटेंट है दैट इज़ वे मोर एंगेजिंग, और गूगल कोशिश करता है उस किस्म के कंटेंट को प्रायोरिटाइज करे जो कि ज़्यादा एंगेजिंग है या ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। तो तुमने ये भी देखना है, तो तुमने कंटेंट लेंथ को भी कंपेयर करना है, कंटेंट वैल्यू को भी कंपेयर करना है, उसके बाद तुमने थर्ड पॉइंट पे आके कंपेयर करना है अथॉरिटी को। इससे पहले मई 2022 की अपडेट के अंदर मुझे ये बड़ा हार्ड वे सीखना पड़ गया था कि भाई अथॉरिटी और ब्रांडिंग से बहुत फ़र्क पड़ता है। मेरे ब्लॉग का ट्रैफिक लाइक 80,000 90,000 पेज व्यूज़ तक था, और मैंने 20,000 पेज व्यूज़ एक मंथ के अंदर सिंपली लूज़ कर दिए थे, और मेरे लिए वो बहुत एक ड्रास्टिक इम्पैक्ट था। क्योंकि तुम ऐसे देख लो, मैं हर 1,000 पेज व्यूज़ पे $10 सीधे सीधे कमा रहा था। अब अगर मुझे 20,000 पेज व्यूज़ का नुकसान लग रहा है ना, तो मेरे लिए $200 पर मंथ का लॉस था वो। तो वहाँ से मैंने सीखा कि मैंने बहुत क्लोजली अपने कंपेटिटर्स को ऑब्जर्व किया कि यार इनके अंदर ऐसा क्या है जो मैंने नहीं किया हुआ, मतलब मैं इतने लंबे लंबे टॉपिक्स लिख रहा हूँ, मेरे अंदर क्या गलती है। जब मैंने प्रॉपरली एनालाइज किया और अपनी क्वालिटी को उनकी क्वालिटी के साथ कंपेयर किया, तो मुझे पता चला कि उनकी वेबसाइट्स के ऊपर बहुत अच्छी ब्रांडिंग है, 1। दूसरा, ईट प्रिंसिपल के ऊपर उनकी वेबसाइट्स बहुत ज़्यादा क्वालिफाई करती हैं एज़ कम्पेयर टू मी, क्योंकि मेरे कंटेंट के अंदर मैंने अपनी ब्रांडिंग या राइटर्स की क्या एक्सपर्टीज़ है सब पे फोकस नहीं किया हुआ। ऑन द अदर हैंड उन्होंने दिखाया हुआ है कि भाई अगर ये कंटेंट लिखा है तो इसने प्रूफ रीड किया है जो कि PhD है, और जो राइटर है वो मिसाल के तौर पे सर्टिफाइड फार्मासिस्ट है। तो जब इस किस्म के फैक्टर्स मैंने देखे तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी कि भाई ब्रांडिंग क्या चीज़ होती है, अपनी वेबसाइट के ऊपर को एज अ ब्रांड कैसे प्रेजेंट करते हैं, उसके अलावा ऑथेंटिसिटी कंटेंट के अंदर कैसे ऐड करते हैं, किस तरीके से आपने इंटरनल लिंकिंग स्ट्रक्चर को ऐड करना है, फिर आउटबाउंड लिंक देना है तो किसको देना है, इस किस्म की काफ़ी चीज़ें मैंने एनालिसिस के थ्रू सीखी, एंड दैट इज़ व्हाट आई वुड सजेस्ट यू ऑल टू डू। भाई तुम जाके एक दफ़ा प्रॉपर टाइम लगा के रिसर्च करो कि जो वेबसाइट तुम्हें बीट करके ऊपर आ रही है उसके अंदर क्या फैक्टर्स हैं, और एक दफ़ा कॉपी पेंसिल लेके उसकी एक नोटबुक पे लिस्ट बना लो। इधर तुम चेकलिस्ट बनाओ, क्या वो तुमसे लेंथ पे मार खा के जा रहा है, आगे लेंथ पे नहीं जा रहा, ठीक है छोड़ दो लेंथ। फिर ईट प्रिंसिपल, क्या उसकी ब्रांडिंग वगैरह तुमसे ज़्यादा बेहतर है, क्या उसके तरफ जो ऑफ पेज एसईओ के थ्रू बैकलिंक्स आ रहे हैं वो ज़्यादा उसको ऑथेंटिक बनाते हैं, क्या उसके जो राइटर की डिस्क्रिप्शंस हैं या अबाउट अस की डिस्क्रिप्शंस है, इस किस्म की चीज़ें उसको ज़्यादा बेहतर ब्रांड बनाती है गूगल की नज़र में। तुम ये देखो। तीसरा, तुम ये देखो कि क्या वो ज़्यादा ऑडियंस को वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है या तुम। इसी तरीके से टेक्निकल ग्राउंड्स पे देखो, फोर्थ एंड पे मैं समझता हूँ कि ये सबसे फाइनल पे देखना चाहिए, ज़रूरी है, लेकिन इतना भी मतलब बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना हाईली प्रायोरिटाइज आप इस चीज़ को कर देते हो शुरू के 3 प्रिंसिपल्स को छोड़ के। देखो शुरू के 3 स्टेप तुमने नहीं किए ना, तो भले ही तुम्हारी वेबसाइट कितनी अच्छी और फास्ट लोडिंग हो, गूगल चच्चा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो? गूगल को इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि कौन वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड कौन ज़्यादा जल्दी प्रोवाइड कर रहा है, उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी पे ही आता है। तुम लोग सारा टाइम अपनी वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर जब लगा दोगे और शुरू के 3 प्रिंसिपल्स नहीं देखोगे, भले ही तुम्हारी वेबसाइट 1 सेकंड के अंदर कचरा लोड कर रही है, अगर तुम्हारा कॉम्पेटिटर 1.5 से 2 सेकंड या 3 सेकंड के अंदर भी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट लोड कर रहा है, तो गूगल हमेशा उसको प्रायोरिटाइज़ करेगा और ये तमाम आने वाली अपडेट्स उसी को प्रायोरिटाइज़ करेंगी।
तो भाई ये चीज़ें कवर करो, इससे तुम्हारा एनालिसिस बहुत रॉक सॉलिड होगा, बहुत स्ट्रांग होगा, तुम्हें यकीन जानो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मुझे काफ़ी कुछ एनालिसिस के थ्रू सीखने को मिला है। दूसरा ये, तुम कंपेयर करो अपने काम को इंटरनेशनल ब्लॉगर्स के काम से भी, कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो वो बेहतर कर रहे हैं और हम लैक कर रहे हैं। भाई अपनी सेल्फ एजुकेशन के ऊपर थोड़े टाइम ही आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन अगर तुमने नहीं किया ना तो तुम बहुत हार्ड वे सीखने वाले हो, मेरी तरह बहुत टाइम बर्बाद करके सीखने वाले हो। भाई वन टाइम मैं बोलता हूँ बंदा रिसर्च करे तमीज़ से और देख ले जिस नीश के अंदर मैं काम करना चाह रहा हूँ उसके अंदर मैं अथॉरिटी किस तरीके से बन सकता हूँ। नहीं करोगे तो इवेंचुअली ठोकरें खा खा के सीखोगे कि अच्छा अभी ये इम्प्रूव करना है, ये इम्प्रूव करना है। रादर तुम एक टाइम इन्वेस्ट करके इन चीज़ों को सीख लो। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही। मैं समझता हूँ इस वीडियो के अंदर जो मैंने स्टेप्स बताए हैं दीज आर एक्सट्रीमली वैल्यूबल फॉर यू, अगर तुम इसको इम्प्लीमेंट करते हो। अब वीडियो देखने के बाद भूल के सो मत जाना, कोशिश करना इसको इम्प्लीमेंट करो, थोड़ा सा एनालिसिस खुद करो और उस आउटकम को लेके आओ और कोशिश करो उसकी बेसिस पे तुम चेंजेस भी इम्प्लीमेंट करो और अपनी ब्लॉगिंग जर्नी को बेहतर बनाओ। आज की वीडियो में इतना ही। अपना रखो बहुत ख्याल। खुदा हाफ़िज़।